बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम बात करेंगे दलित समाज की वो संस्कृति जिसका उल्लेख आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। दलित समाज की संगीत और कला की संस्कृति के बारे में, जिसके ऊपर आपको इतिहास में बहुत कम ही चर्चा मिलेगी। ना ही भारत के आधुनिक लेखकों ने उसको चर्चा का विषय समझा, ना ही लेखन का विषय समझा। कांचैलिया जी की एक किताब हिंदुत्व मुक्त भारत में जो चैप्टर है सबाल्टर्न वैज्ञानिक, उसमें टॉपिक है दम्पू, भारतीय संगीत, कला और संस्कृति, दम्पू और ध्वनि, गायन और नृत्य, जिसमें दलित बहुजनों की संगीत कला की संस्कृति के ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कांचैलिया जी लिखते हैं, इस आम धारणा के विपरीत की भाषा, गीत, संगीत और कला आदि का विकास आनंद के लिए किया गया। संगीत और कला कर्म, श्रम तथा उत्पादन प्रक्रिया की सहयोज्य अभिव्यक्तियां होती हैं। यह दलित मान्यता कि पानी और पाता शारीरिक कार्य और गायन शूद्र या दलित दर्शन का हिस्सा है और चदावू और संध्या, पाठ और प्रार्थना ब्राह्मण दर्शन का संस्कृति निर्माण के संदर्भ में गहरे दार्शनिक अर्थ रखती है। आदिवासी कला में ही जीवन का हिस्सा बन चुके गीत और नृत्य का उद्देश्य काम की थकान को कम करके लोगों को दोबारा रचनात्मक और उत्पादक कार्य में जुट जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना था। आज जो हम एक चर्चा देखते हैं, एक विमर्श देखते हैं कि अगर आप थके हुए हो तो आपको एक खास प्रकार का संगीत सुनाया जाता है जिससे कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। ये पद्धति भी असल में आदिवासियों की देन ही है। आदिवासियों ने इसे आज से हजारों सालों पहले इजाद कर दिया था। मैदानों में नागरिक समाज की एक क्रांतिकारी उपलब्धि यही थी कि उसने उत्पादन के अनेक औजारों के साथ एक वाद्य यंत्र की रचना भी की और इस प्रक्रिया का सबसे रचनात्मक परिणाम दम्पू के रूप में सामने आया। दम्पू एक तरह का वाद्य यंत्र है। जब आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दम्पू लिखना पड़ेगा, दम्पू नहीं। उससे आपको कुछ इसकी इमेज मिल जाएंगी। ये बहुत ही सादा सा वाद्य यंत्र है लेकिन बहुत ही प्राचीन है। इसका अर्थ यह नहीं कि आदिवासियों ने संगीत यंत्रों की रचना नहीं की। उन्होंने भी अपने संगीत यंत्र बनाए लेकिन वे उन्हीं तक सीमित रह गए, जबकि दम्पू की पहुंच सभी समुदायों तक बनी जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। भारतीय कला और संस्कृति की निर्माण प्रक्रिया में दम्पू सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र रहा है और इसका उद्भव भी मडिगावाड़ों में ही हुआ। दम्पू निर्माण की मडिगा पद्धति और इसके सामाजिक प्रयोग से पता चलता है कि मडिगाओं ने अपने सबसे प्यार नफरत किसी से नहीं के दर्शन को कैसे गढ़ा, जो ब्राह्मण के इस दर्शन से एकदम उलट था कि सबसे नफरत और प्यार सिर्फ खुद से। सबसे प्यार नफरत किसी से नहीं के इसी दर्शन ने दलितों को सभी समाज साधकों में सबसे मानवीय बनाया। उनकी इसी महानता के लिए ब्राह्मणवाद ने उन्हें अस्पृश्यता के माध्यम से दंडित किया। किसी भी चीज, किसी भी घटना के पीछे कभी भी एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तब जाकर एक घटना घटित होती है, एक वाक्य होता है, या मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे की केवल एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह हैं। उसी तरह भारत के सबाल्टर्न वैज्ञानिकों को अस्पृश्य करार देने के पीछे भी बहुत सारी वजह रही। उनमें से एक वजह का जिक्र कांचैलिया जी यहाँ करते हैं। आत्मनिर्भरता के अपने संघर्ष में दलितावाड़ी सांस्कृतिक उत्पादनों के लिए गाँव में और किसी पर निर्भर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऐसे कई वाद्य यंत्र स्वयं बनाए। बाद में ये वाद्य यंत्र पूरे समाज और हर जाति के काम आने लगे। ऊंची जातियां इनके वाद्य यंत्रों का उपयोग तो करती थी लेकिन जवाब में उन्हें सम्मान नहीं देती थी। उनका नजरिया पूरी तरह एकांतिक और दूसरों को दूर रखना था। इसी तरह देखें तो ऋग्वेद नाम से अपने पहले ग्रंथ की रचना करते ही उन्होंने इसे एक विशिष्ट वस्तु के रूप में सबके लिए दुर्लभ कर दिया। दूसरी तरफ दम्पू समाज सांस्कृतिक व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण बना। मडिगांव ने इसे रचा और पूरे समाज, हर समुदाय की अपनी चीज बना दिया। भारत का सांस्कृतिक क्षितिज इसी मानवीय मूल्य से विस्तृत हुआ, ऋग्वेद से नहीं, जैसा कि ब्राह्मण दावा करते हैं। दम्पू की ध्वनि
दम्पू, जिसका इस्तेमाल आज भी गांवों में होता है, लकड़ी और चमड़े से बना होता है। इसके स्वरूप से लगता है कि यह लोह युग से पहले का वाद्य है। लकड़ी की एक खपची को मोड़कर गोल कर लिया जाता है और चमड़े की एक रस्सी से उसे बांध दिया जाता है। फिर लकड़ी की खपची में छेद करके एक अच्छा प्रसंस्कृत चमड़े को उसमें एक तरफ सिल दिया जाता है। जैसे जैसे चमड़ा सूखता है वह तन जाता है और जरा सा छूने पर भी एक संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करता है। दम्पू को एक चमड़े की रस्सी के सहारे कंधे पर टांगते हैं। दम्पू को एक चमड़े की रस्सी के सहारे कंधे पर टांगते हैं और बाएं हाथ में एक बहुत पतली छड़ी चिटकना पुल्ला और दाएं हाथ में एक बड़ी छड़ी चिर्रा लेकर वादक इसे एक लय में बजाता है। दम्पू को बजाने का एक कलात्मक प्रक्रिया है। आमतौर पर इसे समूह में बजाया जाता है, लेकिन अकेला वादक भी इसे बजा सकता है। यह अकेला ऐसा वाद्य है जिसे पितृसत्ता की दीवारों को लांघकर स्त्री और पुरुष दोनों बजाते हैं और जिसका लक्ष्य सभी समुदायों को आनंद, उत्तेजना और सुकून होता है। रोजमर्रा के जीवन में अस्पृश्य माने जाने के बावजूद दलित समुदाय सामाजिक उत्सवों के अवसर पर बाकी जातियों के घमंड को अनदेखा करते हुए अपना हृदय उड़ेल देता है। ऐसे मौकों पर वह यह भूल जाता है कि ये जातियां लगातार उनका अपमान करती हैं और उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। शादी हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का देहांत हुआ हो, दम्पू की आवाज सभी मौकों पर एक सामाजिक प्रेरणा का काम करती है और रोजमर्रा के कामों से थके लोगों को नई ऊर्जा प्रदान करती है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की जाति व्यवस्था काम करती है, वहाँ दम्पू का संगीत न हो तो लोगों को पगलाते देर न लगे। मृतक की देह के इर्द गिर्द एकत्रित लोगों के मन में जब बरबस यह ख्याल आने लगता है कि अगर अंत में मर ही जाना है तो फिर यह सब रचने और जानने का क्या औचित्य है। उस समय दम्पू की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि वैराग का यह भाव बहुत देर तक नहीं रहने वाला। हर किसी को उत्पादन और प्रजनन की अनिवार्य जीवन क्रम में आकर जुटना होगा। इस तरह कहें तो दम्पू संगीत की दार्शनिक शक्ति अथाह है। सदियों से यह लोगों को निराशा के गहर से वापस लाकर जीवन के दैनिक व्यापार को चलाता रहा है। दूर खेत में काम करने वाले या जंगलों चरवाहों में अपने पशुओं को चराने वाले लोग दम्पू की आवाज से जान लेते हैं कि कहीं शादी हो रही है या किसी का निधन हो गया है या कोई घोषणा की जा रही है, क्योंकि आधुनिक वाद्य ध्वनि और संगीत के माध्यम से इस तरह से अलग अलग संदेश नहीं भेजे जा सकता। अगर घोषणा किसी की मृत्यु की है तो लोग अपने काम छोड़कर अंतिम समारोह में शामिल होने के लिए तैयार होने लगते थे। दलित वाड़े के सभी लोग अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होते थे, भले ही वह किसी भी जाति का हो, बावजूद इस तथ्य के कि ऐसे मौके पर भी उनके साथ व्यवहार अछूतों की तरह ही किया जाता था। आदमी की आदमियत का पता दरअसल किसी की मौत पर ही चलता है। दलित अपने क्रूरतम दमनकारी की मृत्यु पर भी पूरे क्षमा भाव के साथ अपना शोक व्यक्त करते हैं। दम्पू संगीत और अपने दमनकारियों के अंतिम संस्कार समारोह में भी दलितों की भागीदारी भारत की महानतम सामुदायिक विरासत है। दूसरी तरफ ब्राह्मण संस्कृति इस दलित संस्कृति से एकदम उलट है। ब्राह्मण किसी अन्य के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता, वह किसी के लिए नहीं रोता। लेकिन शोकमग्न दम्पू संगीत के साथ मृतक के चले जाने और मृतक के परिजनों द्वारा अपने प्रिय व्यक्ति की क्षति पर अपने दिल को समझा लेने के बाद ब्राह्मण देवता पधारते हैं। वह मृतक के खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करने पुजारी का रूप धरकर आता है। जिसे मरने वाला अपने प्रियजनों के लिए छोड़कर जाता है, वह उसके परिजनों को बताता है कि ऐसा करना दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। वह कहता है कि पुजारी को खिलाओगे तो मरने वाले का पेट भी भर जाएगा। वह कुछ ऐसे मंत्र पढ़ता है जो किसी की समझ में नहीं आते और फिर दक्षिणा के रूप में चावल, दाल, सब्जी और अंत में गोदक्षिणा की मांग करता है। और वह यही नहीं रुकता, उसे धन भी चाहिए होता है। खैर, वह अपनी जेब भर ही लेता है। और इस तरह उस समय जब मृतक के घर वाले भूखे मर रहे होते हैं, ब्राह्मण भगवान के नाम पर डटकर पेट भर कर खाता है। दम्पू बजाने वाला दलित इसके बिल्कुल उलट करता है। मृत्यु की बला को अपने सर लेते हुए सबके सामने नाचने और ढोल बजाने लगता है और ढोल बजाने वाले मडिगा समूह के लिए
पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वे एक दैव निर्धारित उत्सव को अंजाम देते हैं और ढोल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे दिव्य वाद्य। यह विडंबना है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था जहां तमाम सामूहिक और निजी अवसरों पर दंपू का प्रयोग करती है, वहीं दंपू बनाने और बजाने वालों को कोई सामाजिक आर्थिक महत्व नहीं देती। दंपू के वैज्ञानिक अभिकल्पन को कभी प्रमाणित नहीं किया गया, न उसके कलात्मक मूल्य पर कोई दावा किया गया। हालांकि इस वाद्य की अभिकल्पना मणिगांव ने ही की और वे ही हैं जो इसे बजाते हैं। यहाँ तक कि साम्यवादी विचारधारा के लोग भी, जिनमें ऊंची जातियों के लोग ही वर्चस्व में हैं, अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दंपू का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके निर्माताओं और इसे बजाने वालों की सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए कुछ नहीं किया। दंपू के इतिहास में एक विराट सांस्कृतिक वृतांत निहित है। मड़िगा वाड़ों में दंपू बजाना कोई निजी गतिविधि नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इसे बजाना जानते हैं। दंपू की ध्वनि भी ऐसी है कि सुनकर खुद ही नाचने और गाने का मन हो जाता है। ब्राह्मणवाद ने सभी जातियों के सामूहिक गायन और नृत्य की अनुमति नहीं दी, क्योंकि सामूहिक गतिविधियां उसे जाति व्यवस्था के लिए खतरा नजर आती थीं। अगर सभी जातियों और समुदायों के सामूहिक नृत्य गायन आयोजनों को वह अनुमति देते, तो हो सकता है कि इससे जो सामाजिक अंतरक्रिया जन्म लेती, वह सामाजिक अस्पृश्यता की आध्यात्मिक पवित्रता को ही चुनौती दे देती, जिसे ब्राह्मण ने अब तक गढ़ा था। दूसरे को छूना न पड़े, इसलिए उसने जीवन को ही छोटा कर दिया, लेकिन दलितों ने इसे बचाया और आगे भी बढ़ाया। इसे दंपू कोटी दरवेई, दंपू के साथ नृत्य और गायन के रूप में जाना जाता है। मड़िगा स्त्री पुरुष के पास अनेक तरह के कौशल एक साथ होते हैं। इन कलाओं में मालाओं की भागीदारी भी होती है और यही वजह है कि साम्यवादी पार्टियों में भी सांस्कृतिक गतिविधियों की जिम्मेदारी मड़िगा और माला समुदाय के लोगों के पास होती है और पार्टी तथा राज्य के शासन की सत्ता ऊंची जातियों के हाथ में होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदूवादी पार्टियां तो अपने आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए दलितों के सभी कौशलों का दोहन बिना उन्हें कोई मानवीय सम्मान दिए करती ही हैं। डोलू और जग्गू नामक वाद्य, जिन्हें यादव कुर्मा समुदाय के लोग बजाते हैं, दंपू से मिलते जुलते हैं। मुड़ेला, जिसका इस्तेमाल कर्नाटक संगीत में किया जाता है, तथा तबला और हारमोनियम भी, जिन्हें ब्राह्मणों के वाद्य यंत्र माना जाता है, दंपू के ऋणी हैं। इन जाति विशिष्ट वाद्यों में नीचे के लोगों की तरफ जाने की प्रवृत्ति नहीं है। इन्हें लोग सिर्फ अपने उत्सवों में बजाते हैं। यह दिलचस्प है कि जातिगत ऊंच नीच ने चमड़े से बने उन वाद्यों के लिए भी अलगाव की एक स्थिति पैदा कर दी, जो मड़िगांव के हुनर का नतीजा थे। लेकिन जैसे ही इस समुदाय की वैज्ञानिकता लोगों को समझ आएगी, अनेक सामाजिक ताकतें इन सबाल्टर्न वैज्ञानिकों के इर्द गिर्द आ जुटेंगी। कृषि उपकरण हो या सांस्कृतिक, चमड़े से बने उपकरणों को लेकर ब्राह्मणों का नजरिया उन्हें सिर्फ अपने भले के लिए इस्तेमाल करने का रहा है। हालांकि उन्होंने न कभी इन उपकरणों को वैध माना, न ही उस ज्ञान को जिसने इन्हें संभव किया था। हिंदू विश्व दृष्टि से उत्पन्न कला, संगीत और संस्कृति के केंद्र में प्रेम, वासना, हिंसा और इस प्रक्रिया में शामिल छवियां रही हैं। ब्राह्मणत्व ने वीणा जैसे वाद्य और भरतनाट्यम, जो राधा के अनुरूप कृष्ण प्रेम की कथा कहता है, को अपने एकाधिकार में ले लिया। इस प्रकार के सौंदर्य बोध में मुक्ति की आध्यात्मिक स्तर पर भी कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके विपरीत दंपू संगीत और गीत में संप्रेषण का आग्रह रहता है और इसकी सौंदर्य दृष्टि का केंद्र भी स्त्री पुरुष का पितृसत्तावादी प्रेम नहीं है। दलित बहुजन जातियों की पहचान बनने के मौजूदा माहौल में दंपू विजातीकरण और समानता के मूल्यों का शक्तिशाली चिन्ह बन चुका है। दलित समुदाय इसका प्रयोग जैसे कर रहा है और जिस तरह मड़िगा डंडोरा आंदोलनों में अपने राजनीतिक वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे यह साफ जाहिर है। लेकिन ये आंदोलन दंपू की सामाजिक उद्वेलन क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी इस पर भारतीय ग्रामीण चेतना हावी है, जबकि इसका इस्तेमाल इसकी अपनी छवि को गढ़ने के लिए किया जाना चाहिए। दलित दमित लोग जब तक अपनी पूरी एकता के साथ खुद अपनी छवि नहीं गढ़ेंगे, वे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती देने के लिए सांस्कृतिक हस्तक्षेप की बहुत अहमियत है और समाज, सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष में दंपू एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
आजादी के आंदोलन के दौरान वीणा और मुरली को प्रेरणादायी सांस्कृतिक उत्पादनों के रूप में प्रचारित किया गया था। इनके नाम पर बच्चों के नाम भी रखे गए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतीकों की पुनर्रचना के लिए दलित जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति पर उसके निर्णायक और गंभीर प्रभाव होंगे। डंपू दारुआ जैसे वाद्यों और गीतों में व्यक्त होने वाला दलित सौंदर्य बोध देश के वैज्ञानिक उत्साह की पुनर्रचना कर सकता है। इसलिए डंपू को हर हाल में भारत का सांस्कृतिक प्रतीक होना चाहिए। यदि दलित राजनीति और संस्कृति अपना वर्चस्व कायम कर लेती है तो शायद बच्चों के नाम भी डंपू के नाम पर रखे जाने लगेंगे। लोगों के नाम समाज की दिशा के सूचक होते हैं। जब तक ब्राह्मणवाद भारतीय समाज के केंद्र में रहेगा, यह समाज अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अपने आप को पुनः ऊर्जा और उत्साह से भरने के लिए हमें बार बार मडिगा चमारों की सामाजिक आर्थिक ऊर्जा के इतिहास को पढ़ना होगा। भारतीय समाज को समझना होगा कि इस समुदाय का सबाल्टर्न वैज्ञानिक आधार क्या है। मडिगांव के ऐतिहासिक भूमिका के इस संज्ञान की रोशनी में ही हम अगले अध्याय में मालाओं की भूमिका पर भी विचार करेंगे। इस अध्याय को सुनने के बाद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि हम सिर्फ सबाल्टर्न वैज्ञानिकों के ही वंशज नहीं हैं। हमारे जो वंशज थे वो कला, संगीत, नृत्य, गायन के क्षेत्र में भी अव्वल थे और हम भी हो सकते हैं। केवल हमें अपने मनोवैज्ञानिक गुलामी, आध्यात्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी को तोड़ना है। इस संघर्ष में ये किताब आपका बहुत साथ देगी। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस किताब पर अभी और भी वीडियो आने वाले हैं और बहुत रोचक जानकारी आपको सुनने समझने को मिलेगी। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लीजिए और मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो यहाँ साइड में मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक चारों जगह पर अवेलेबल हैं। वहां पर भी मैं कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।